गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित पूरक पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर, दूसरा पाठ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जूझ। ये आनंद यादव ने अपने बारे में ही लिखा है बेटा, स्वयं के बारे में उसका अनुवाद किया है कि किस प्रकार से अपने जीवन में उन्होंने कठिनाइयों का अनुभव किया। और इसमें लेखक कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए कितना प्रयत्नशील रहा, जुझारू रहा, जूझता रहा। हर कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था और इसी के कारण आज वह इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके जो लेखक हैं बेटा आनंद यादव, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि वो आनंद रतन यादव के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में कोल्हापुर 1935 में हुआ था। मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर करने के बाद पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक उन्होंने लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी वे चर्चित रहे। जो यहाँ आपके सिलेबस में जूझ उपन्यास उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, उसमें से कुछ अंश लिया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। इस प्रकार से उसने अपने बालपन की उन समस्याओं को उजागर किया है कि पारिवारिक स्थिति में उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अनेक कठिनाइयों से जूझता हुआ वह फिर से एक क्लास पीछे रहने के बावजूद भी कार्यरत रहा, प्रयत्नशील रहा। लगातार सतत प्रयास उनका काम आया। उसमें चाहे उनके मराठी अध्यापक का हाथ रहा हो, सौंदलगेकर का, चाहे दत्ताजी राव का हाथ रहा हो, और सबसे बड़ा सहयोग उनका रहा वो माँ का रहा है, क्योंकि माँ ने ही उन्हें इस काबिल बनाया। उसके लिए वह हर कठिनाई से जूझी। तो इस बारे में उन्होंने ये बताया है इस चैप्टर में बेटा कि किस प्रकार से जब मन में कुछ करने की लगन हो, कुछ पाने की इच्छा हो, तो उसके लिए मेहनत, संघर्ष, परिश्रम ही एक विकल्प होता है। और इसी के कारण वह खेतों में काम करते हुए भी, पिता के गुस्से का शिकार होते हुए भी, सहपाठियों के साथ सामंजस्य बैठाने में और आर्थिक अभाव में घबराने से दूर रहकर एक अच्छा हिंदी साहित्य में अपनी छाप उन्होंने बनाई।
कि उस ग्रामीण बालक की स्थिति का चित्रण किया गया है जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता हुआ संलग्न है लगातार, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं थी बेटा। और जब व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो वह हार मानने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो दत्ताजी राव के सहयोग से अपने पिता को मनाने में कामयाब होता है, चाहे उसके लिए उसने थोड़ा बहुत झूठ का भी सहारा लिया हो, लेकिन वह अपने पिता के स्वभाव को बदलने में कामयाब हो जाता है। तो बेटा आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। लेखक ने स्वयं के बारे में बताया है, एक आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है इस पाठ को। ठीक है, जो उनका उपन्यास रहा है उसका कुछ अंश है यहाँ पर। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊँगा। वह अपने पिता से इतना डरता था, डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। ठीक है, हड्डी पसली एक करने का मतलब है मारपीट करना। वह उससे बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए मैं इस ताक में रहता, इस समय के अनुसार रहता। मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। ठीक है, वही इस अवसर में रहता कि कोई उसके दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, अर्थात वह खेतीबाड़ी के काम को सही नहीं मानता। वह कहता है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और कुछ हाथ में पैसे भी आ जाएंगे, जिसके कारण हम अब आगामी जो जीवन है हमारा सुधर सकता है। लेकिन वो कहता है कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, अर्थात वो जो पहले उनके बाबा के समय था वो अब दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। खेती को मानता है कि वह गड्ढे में उन्हें धकेल रही है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, खर्चा बहुत अधिक लगता है इसमें। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदा जो होती है बेटा, प्राकृतिक मार जो होती है, उसके कारण खेतीबाड़ी में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। आगे कहता है कि पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी। उसका विचार है कि पढ़ने के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे। पिठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। ठीक है, विठोबा अन्ना जो उनके गांव का, उनके इलाके का प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी तरह कहता है कि अच्छा कारोबार किया जा सकेगा उसकी तरह से। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। इसके मन में बेटा, आनंद यादव के मन में। ठीक है, पाठशाला जाने के लिए तड़पना, लेकिन अपने पिता से डरता हुआ इस अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। और वह मन ही मन सोचता रहता कि खेती करने से हम पीछे रह जाएंगे, हमें गड्ढे में धकेल रही है खेती, और पढ़ लिख करके वह नौकरी लगना चाहता है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता है बेटा। उसने बताया कि दिवाली के बाद जो महीना होता है, 1 महीने ईख को पिरोने में, ईख को काट करके जो गन्ना जो होता है बेटा, इसको काट करके जब कोल्हू में पिरोया जाता है, जिससे गुड़, चीनी, खांड आदि मिठाई बनती है। तो ईख को पिरोने में, ईख को पेलने में जो कोल्हू में लगाई जाती है, उसका काम होता है। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, क्योंकि उनके दादा का मानना था कि कोल्हू को समय पर जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। इसलिए वो थोड़ी सी अगेती पहले से ही उस खेती को तैयार कर लेते थे। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी, क्योंकि वो ईख की अच्छी खासी कीमत वसूलना चाहते थे, और वो
हमें समय रहते अगर मिल जाती है तो उसकी कीमत भी हमें अच्छी पाने की संभावना बढ़ जाती है। जब चारों ओर कोल उछलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। जब चारों तरफ कोल उछलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ की बहुतायत, बहुत से मात्रा में उसका आगमन हो जाना, और उसके कारण भाव क्या हो गएंगे, नीचे हो जाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी बाजार में तो उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाती है। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। ठीक है, जब उस समय पर ज़्यादा गुड़ आ जाता तो नंबर 1 और नंबर 2 के गुड़ की कीमत बढ़ जाती और उनके खेतों में जो गुड़ बनाया जाता 3 नंबर का गुड़, उसको कोई नहीं पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। और किसानों का विचार था ये, लेकिन उनका अपना विचार था कि उसको पहले काट करके और उसका गुड़ निकाल लेना चाहिए, जिससे हमें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। और दूसरे किसानों का जो मत था वो ये था कि ईख को ज़्यादा समय तक खेत में खड़ा रहने दिया जाएगा तो गुड़ ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण गुड़ ज़्यादा निकलता है। वो दूसरे किसानों का मत था कि देर तक जो ईख खड़ी रहती है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, सूख जाती है और रस उसका जो है वो गाढ़ा हो जाता है, गुड़ उसमें से ज़्यादा निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, उनके दादा की जो समझ थी वो उनके विपरीत थी कि हमें जल्दी उसको काट करके और गुड़ निकाल करके हमें बाज़ार में भेज देना चाहिए, जिससे हमें अच्छे भाव मिल सके। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। सबसे पहले गुड़ निकालने का जो कार्य था बेटा, गुड़ निकालने का जो कार्य था वो सबसे पहले कौन करते थे, आनंद यादव। ठीक है, इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। ठीक है, क्योंकि खेतों में जो ईख की फसल थी बेटा उसको उन्होंने जल्दी काट करके गुड़ निकाल करके बाज़ार में पहुंचा दिया था और उसकी अच्छी कीमत वे वसूल लेना चाहते थे। और इसी कारण से उन्होंने इस वर्ष भी वही किया कि शुरू में ही उसको काट करके उससे जल्दी वो निपट गए और आगे के कार्य में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, सभी लोग माँ धूप में कंडे थाप रही थी। उपले जो होते हैं, जिनको हम जो देसी भाषा में कहेंगे, देसी शब्द यूज करेंगे तो जो गोशे होते हैं अपने कंडे, ठीक है, उपले जिसको हम कहें, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। जो कंडे थाप रही थी माँ, उसके लिए वो बाल्टी में पानी भर करके दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ की बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। ठीक है, कंडे थापते हुए जब धूप में माँ कंडे थाप रही थी उस समय बाल्टी में पानी भर भर के जो आनंद यादव था वो दे रहा था, तो उस समय उसने अपनी माँ से बात करने के लिए उपयुक्त समय माना और अपने पढ़ने की बात उन्होंने छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। माँ ने उसी के ऊपर छोड़ा कि बेटा बताओ मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। ठीक है, पढ़ने लिखने की बात की तो बरहेला होता है जंगली सुअर जो होता है वो गुर्राता है। ठीक है, उसी तरह से उनके पिता के बारे में उसने बताया, उनके दादा के बारे में, कि वह जंगली सुअर की तरह गुर्राता है जब पढ़ने लिखने की बात की जाती है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। ठीक है, कि उसको जंगली सुअर की तरह उसके दादाजी दिखाई देते हैं जो बहुत ही गुस्सा करते हैं। अब मट्ठा
अर्थात खेती के सभी काम बीत गए हैं, अर्थात खेती का काम भी हो चुका है। वो कहना चाहता है, उसका मत है, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। दत्ताजी राव एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस गांव में, और सभी लोग उनकी बातों का क्या करते हैं बेटा, सम्मान करते हैं और उनकी बातों को मानते भी हैं। तो अब आनंद यादव ने अपने पढ़ने का आगे पढ़ाई का काम जारी रखने का यही रास्ता निकाला कि दत्ताजी राव से बात की जाए, ताकि वो मेरे दादा को, मेरे पिता को वे समझा सकें और मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। इसलिए उसने उस चीज़ के लिए किसका सहारा लिया, अपनी माँ का सहारा लिया, और माँ को मना लिया कि माँ अब खेती का काम तो पूरा हो चुका है, इसलिए हमें दत्ताजी राव से मिल करके अपने पिता को, अपने दादा को मनाना चाहिए, जिससे मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। माँ कहती है ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ में हाँ मिलाई और वहाँ चलने के लिए वो राजी हो गए। कहाँ चलना बेटा, दत्ताजी राव के घर। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। माँ थोड़ी सी उदास थी कि कहीं उसके दादा को पता चल गया तो वे बहुत नाराज़ होंगे, और नाराज़ होने में उसके मन के जो भाव हैं वो उदासी के रूप में प्रकट हो रहे थे। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, कि दत्ताजी राव से हम हाँ भी भरा लेंगे, लेकिन उनके पिताजी, उनके दादा जो थे वो मानेंगे नहीं, और ये मालूम भी था उन्हें। लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए, मेरा मन रखने का मतलब मेरे मन की जो बात थी उसको रखने के लिए जाने को क्या हो गई, तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी, मेरे मन की भावना, मेरे दिल में जो तड़प थी पढ़ाई की, वो वह समझती थी माँ। 7वीं तक पढ़ाने की उनके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। अर्थात उसकी माँ जो थी वह उन्हें 7वीं तक तो अवश्य पढ़ाना चाहती थी, लेकिन 5वीं 4थी क्लास में ही उनको पढ़ने के लिए रोक दिया गया था। तो इसलिए उसके दादा के आगे उसकी बस एक भी न चली, एक भी बात न हुआ, उसका वश न चला। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ पहुँच गए। जो दत्ताजी राव पहले जो जिक्र आया है उसका पूरा नाम है बेटा ये दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए वो रात के समय। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया, सारी बातें बता दी उसने। वे भी इस बात से सहमत हो गए, वे भी इस बात में राजी हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। अर्थात उनके जो दादा हैं वो सारे दिन बाजार में जो जगह है रखमाबाई उसके पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। किससे कराता है वो, आनंद यादव से, उस बच्चे से कराता है। पढ़ाई लिखाई उसकी छुड़ा करके और खेती के काम में लगा रहा है उसको। तो इसलिए वो सारा जो बखान है, सारी जो बातें हैं, सारी जो घटना है वो सारी बता दी गई है। किसने, आनंद यादव के की माँ ने। किसके सामने, दत्ताजी राव के सामने। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया, दत्ताजी राव को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। अर्थात वो आज़ादी से घूम सके, खेती के काम में स्वयं हाथ नहीं लगाता है, ठीक है, और आनंद यादव को खेती में लगा दिया, इसलिए कि वह आज़ादी से सारे दिन गांव में घूम सके। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए, ठीक है, थोड़े से बुरे माने, उन्होंने अच्छा नहीं लगा और बोले आने दे अब उसे। किसको, आनंद यादव के दादा को। आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि
नहीं अच्छी तरह सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। ठीक है, अब उसे आने दे मेरे पास, मैं उसको सारी समझ में उसको सारी बातें समझा दूंगा, उसे अच्छी तरह से सुनाता हूँ अगर ऐसा है तो। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कि वहाँ से चलते समय लेखक ने भी कहा, अपनी बात को रखा कि अब जनवरी का महीना आ गया है, अब परीक्षा नज़दीक भी आ गई है, 2 महीने पहले से में परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन यदि अभी भी मेरे को कक्षा में जाकर बैठने के लिए कहा जाए तो मैं दोहराई कर सकता हूँ पीछे का कार्य, और 2 महीने में ही 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। अर्थात एक कक्षा के लिए वो अब भी तैयार है कि मैं 2 महीने में ही एक कक्षा को पार कर दूंगा, पास कर लूँगा। तो इसके लिए भी वह तैयार होता है, अपनी बात रखता है, और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। और कहता है कि मैं परीक्षा में आसानी से पास हो सकता हूँ, क्योंकि उसके मन में एक तड़प है बेटा, पढ़ाई की तड़प है। वह चाहता है कि मैं 2 महीने में भी एक कक्षा को पार कर सकता हूँ। होशियार है, लगनशील है। ठीक है, और इसी कारण से वह 2 महीने में ही अच्छी तैयारी करके एक कक्षा को पास कर लेना चाहता है। ठीक है, ठीक है, दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक है, 2 महीने में ही वह परीक्षा में पास हो जाएगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। वह 1 साल बचाना चाहता है, एक कक्षा पास कर लेना चाहता है इन 2 महीनों में ही। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, अर्थात अब खेती में भी कोई ऐसा विशेष काम नहीं रह गया है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है, अर्थात वह पहले वाले साल को बचाना चाहता है और कहता है कि मेरा वो साल भी चला गया था बेकार में। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। लड़के को आनंद यादव को कहा कि तू भी थोड़ी देर बाद आ जाना लड़के, क्योंकि जब वह तुम्हारे घर आए तो मेरे पास भेज देना, उसको मेरा नाम लेकर भेज देना कि आप उनको वहाँ बुलाया है, और केवल थोड़े समय बाद ही, घड़ी पर का मतलब थोड़े समय बाद ही तुम भी आ जाना। लड़के को ये आश्वासन, उसकी माँ को यह आश्वासन देकर उनको कहता है, अब तुम घर चले जाओ। जी कहकर हम खड़े हो गए, उनकी हाँ में हाँ मिला कर के खड़े हो जाते हैं दोनों, माँ और बेटा। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सारी बातें कही हैं, यह मत बता देना। किनको मत बता देना? उनके दादा को। ये सब बातें मत बताना कि हम यहाँ आए थे और हमने ही ये कहा था, ये सब मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। अर्थात वो इतने डरे हुए हैं कि उनके दादा उनकी पिटाई कर सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा कि माँ ही अकेली आई थी और मुझे सब्जी देकर गई है, यह बता देना। वो बात को घुमाना थोड़ा सा, ये मत बताना कि मैं और मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास आए थे, ये मत बता देना। ठीक है, ठीक है, दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। अर्थात मैंने सोच लिया है मैं क्या कहना है, मैं क्या करना चाहता हूँ। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना। अर्थात उसके सामने जो मैं तुम्हारे से बात करूं तो तुम निडर बिना भय के साफ साफ उत्तर देना, डरना नहीं है। अर्थात अपने मन से भय निकाल देना है और जो पूछा जाए उसको साफ बता देना है। तो बेटा यहाँ तक आपने इस चैप्टर को पढ़ा। इसमें आपको पहला प्रश्न जो अभ्यास का है वो लिखना है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। ठीक है, इस
जो शीर्षक दिया गया है इस चैप्टर का नाम बेटा, इस आधार पे आपको ये बताना है कि जो कथानायक आनंद यादव है इसका, उसका केंद्रीय चारित्रिक विशेषता, किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है, ये आपको ये शीर्षक समझाना है। पहला ही प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपको लिखना है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यदि झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाना है केवल आपको। ठीक है, हो सकता भी ये दबाव न बनाते, वो दत्ताजी राव के पास जाकर इन बातों को न बताते तो हो सकता है कि भी उसकी पढ़ाई जारी न रह पाती। यदि वो झूठ का सहारा न लेते तो आगे का जो कार्य घटनाक्रम है कि वो किस प्रकार से खेती में लगा रहता है या और कोई कार्य करता है या अपने मार्ग से विचलित हो जाता, तो उसका आपने अनुमान लगाना है। और जो तीसरा प्रश्न है वो बेटा ये करना है कि लेखक का मन किस बात के लिए तड़पता था। लेखक का मन किस बात के लिए तड़पता था। तीनों ही प्रश्नों को बेटा आपने रफ कॉपी में लिखना है इस चैप्टर में से छाट के। ठीक है, और उसको ठीक से पहले चैप्टर को पढ़ के मैंने समझा भी दिया यहाँ तक, और आगे जो है यहाँ तक हुआ है, पहला पार्ट हुआ है इसका, यहाँ तक मैंने समझा दिया है। इसको ध्यान से पढ़ करके और इन तीनों प्रश्नों को आपने रफ कॉपी में लिखना है बेटा। थैंक यू बेटा।